सोचिए, किसी भी देश का संविधान सरकार को कुछ ऐसी असाधारण शक्तियां देता है ताकि वो संकट के समय देश को संभाल सके। लेकिन क्या हो अगर ये शक्तियां इतनी ज्यादा हो जाएं कि वो खुद लोकतंत्र के लिए ही एक खतरा बन जाएं? चलिए, भारत के इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करने वाले हैं। यह सवाल उस खिंचातान को दिखाता है जो देश की सुरक्षा और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच हमेशा बनी रहती है, खासकर तब जब हालात सामान्य ना हों। तो भारतीय संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का जिक्र मिलता है, और इन्हें आप कह सकते हैं एक दोधारी तलवार की तरह देखा जाता है। एक तरफ तो ये देश को बचाने के लिए एक जरूरी तंत्र हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके गलत इस्तेमाल का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रावधान असल में एक तरह के सेफ्टी नेट के तौर पर बनाए गए थे। मकसद बस इतना था कि जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आए तो सरकार के हाथ बंधे ना हों और वो उससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सके। अच्छा, तो संविधान में 3 अलग-अलग तरह की सिचुएशंस के लिए आपातकाल का प्रावधान है, और हर एक के अपने कारण और अपने नतीजे होते हैं। चलिए, एक-एक करके इन्हें समझते हैं ताकि इनकी गंभीरता का अंदाजा हो सके। सबसे पहली और सबसे गंभीर होती है राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लागू होती है जब देश का अस्तित्व ही दांव पर लग जाए, जैसे कि युद्ध, कोई बाहरी हमला या फिर देश के अंदर ही हथियारबंद बगावत हो जाए। दूसरी है राजकीय आपातकाल, जिसे हम सब राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से बेहतर जानते हैं। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से काम ना कर पा रही हो और वहां एक तरह का गवर्नेंस का संकट पैदा हो जाए। और तीसरी है वित्तीय आपातकाल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उस हालात के लिए है जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गंभीर खतरा पैदा हो जाए। अब जरा इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध जैसे बड़े खतरों के लिए है, वो आज़ादी के बाद से सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ है। वहीं आर्टिकल 356 के तहत लगने वाला राष्ट्रपति शासन 100 से भी ज्यादा बार लगाया जा चुका है, और शायद इसी वजह से ये सबसे ज्यादा विवादास्पद भी रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वित्तीय आपातकाल की नौबत भारत में आज तक कभी नहीं आई। चलिए, अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के उस सबसे मुश्किल दौर की, जब इन शक्तियों का सबसे विवादास्पद इस्तेमाल हुआ। 1975 का आपातकाल भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जिसने हमारे संविधान की सीमाओं और शक्तियों की असली परीक्षा ली। तो हुआ ये कि जून 1975 में एक अदालती फैसले के बाद आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर इसे लागू कर दिया गया। ये करीब 21 महीने का दौर था जिसमें सारी शक्ति केंद्र के पास आ गई। फिर मार्च 1977 में चुनावों की घोषणा के साथ इसे वापस ले लिया गया, लेकिन इसने भारतीय राजनीति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और इसी के बाद संविधान में 44वां संशोधन किया गया ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो सके। इस आपातकाल का असर बहुत गहरा और दूर तक महसूस किया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं और हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। पूरा देश एक तरह से सिर्फ अध्यादेशों के जरिए चलाया जा रहा था। लेकिन ऐसे ही अंधेरे दौर में न्यायपालिका से एक हिम्मत भरी आवाज भी आई। जस्टिस HR खन्ना, इन्होंने बहुमत के फैसले के खिलाफ जाकर अपनी असहमति जताई और ये ऐतिहासिक बात कही। ये उस वक्त नागरिक अधिकारों के हक में खड़ी एक बहुत बड़ी आवाज थी जिसने भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाई। 1975 का अनुभव एक बड़ा सबक था। अब सवाल ये था कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसे कैसे पक्का किया जाए। इसका जवाब न्यायपालिका और विधायिका दोनों ने मिलकर दिया, और यहीं से हमारी कहानी एक नए और बहुत अहम मोड़ पर आती है। यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ 1994 का SR बोम्मई केस। इस एक फैसले ने राष्ट्रपति शासन लगाने के पूरे तरीके को ही बदल दिया। देखिए, इससे पहले तक केंद्र सरकारें राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारों को आसानी से बर्खास्त कर देती थी, लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना कोई मनमानी नहीं हो सकती और अदालतें इसकी समीक्षा कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होगा। तो मुंबई केस ने 4 बड़े नियम तय कर दिए। पहला, अदालतें राष्ट्रपति शासन की समीक्षा कर सकती हैं। दूसरा, बहुमत सिर्फ और सिर्फ फ्लोर टेस्ट से ही साबित होगा।
तीसरा, राजनीतिक फायदे के लिए आर्टिकल 356 का इस्तेमाल गलत है। और चौथा, इसने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया, जिसे तोड़ना भी सरकार को बर्खास्त करने का एक आधार हो सकता है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। मुंबई केस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इन सिद्धांतों को और मजबूत किया, चाहे वो 2006 का बिहार का मामला हो या 2016 में अरुणाचल और उत्तराखंड के मामले। अदालत ने बार बार ये साफ किया कि राज्यपाल की मनमानी और केंद्र के राजनीतिक दखल पर लगाम लगाना जरूरी है। तो इन सब न्यायिक फैसलों और संवैधानिक संशोधनों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या अब ये मान लिया जाए कि इन असाधारण शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा पूरी तरह से टल गया है? ये आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार, वित्तीय आपातकाल का 1 बार भी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल 100 से ज्यादा बार हुआ है। अब समझ आता है कि क्यों न्यायपालिका को बार बार दखल देकर इसके लिए कड़े नियम बनाने पड़े। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भारत का संविधान एक सीखने वाला, एक विकसित होता हुआ दस्तावेज है। जिन शक्तियों का एक समय पर गलत इस्तेमाल हुआ था, उन्हें ही बाद में न्यायपालिका ने अपनी व्याख्या से और संसद ने संशोधनों के जरिए नियंत्रित किया। यह पूर्ण शक्ति से न्यायिक जांच तक का एक लंबा सफर रहा है। लेकिन आखिर में एक सवाल तो फिर भी रह ही जाता है। किसी भी लोकतंत्र में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच का ये संतुलन क्या कभी भी स्थायी रूप से हासिल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने समय के हिसाब से हमेशा खोजते रहना पड़ता है।